सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आपने जब भी निगाह अपनी आसमान की ओर घुमाई होगी तो आपने चलते फिरते तारों को तो जरूर देखा होगा। और बचपन में तो आप लोगों ने उन चलते फिरते तारों से कुछ न कुछ बिस तो मांगी होगी कि भाई ये टूटता तारा है, इससे कुछ मांगेंगे तो हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूं, वो कोई चलते फिरते तारे या कोई टूटता तारा नहीं था। वो असल में बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष की कोई चट्टानी पत्थर हो सकते हैं जिन पर रोशनी पड़ के हमारे पास आ रही है, स्पेस डेब्रीज हम उन्हें बोलते हैं, या हम मनुष्य द्वारा छोड़ी गई ऐसी सैटेलाइट्स जो हमारी पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रही हैं। अगर आज की हम बात करें तो लगभग अंतरिक्ष में 14,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट अब तक छोड़ी जा चुकी हैं जो अभी भी हमारी पृथ्वी के चक्कर काट रही है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है अंतरिक्ष में। और इन्हीं 14,000 सैटेलाइट के बीच 2 ऐसी सैटेलाइट हैं जो चलती फिरती लैब हैं, जिनमें से एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे हम ISS के नाम से जानते हैं, और दूसरी चाइना द्वारा लॉन्च की गई टियांगोन जो चलती फिरती एक लेबोरेटरी है। ये ISS के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो टियांगोन पे कभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और ये वही सैटेलाइट है जिसे आप सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा ब्राइट चलता हुआ आप देखते होंगे, सोचते होंगे ये कोई टूटता तारा जा रहा है। और आज हम इसी टूटते तारे को यानी कि इस सैटेलाइट को अपने टेलीस्कोप से ISS सन ट्रांजिट के द्वारा देखने वाले हैं। किस तरह से ये दिखेगा, आज का जो ISS दिखेगा आज की वीडियो में, इसके लिए मैं बहुत दिन से रुका हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ISS के पीछे हाथ धो के कैसे पड़ गया हूँ, आए दिन ISS के ऊपर मैं वीडियो लाता हूँ। शुरुआत से ही मुझे ISS ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। बचपन से ही जब मैं चलती हुई चीजों को देखता था तो दिमाग में मैं खो जाता था, ये क्या है, टूटता तारा। मैंने भी विश मांगी थी उस समय, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा मुझे जानकारियां मिली कि ये ऐसा कुछ है तो मुझे इन्हें पास से देखने का बहुत ज्यादा जिज्ञासा होने लगी। ISS उनमें से एक है जो सबसे बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट है मानव द्वारा छोड़ा गया। तो आज की वीडियो में जो ISS सन ट्रांजिट होने वाला है ये बहुत अलग होने वाला है। कैसे, पहले वीडियो को शुरू करते हैं तब आप इसके बारे में समझना। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये वाला ISS सन ट्रांजिट मेरे लिए यूनिक क्यों है। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब मैंने ISS को कैप्चर करके आपको दिखाया था सन ट्रांजिट में, उस टाइम पे ISS का साइज लगभग आज के मुकाबले आधा था, मतलब 30 या 40 के आसपास था, क्योंकि उस टाइम सनराइज था। और जब वो ट्रांजिट हुआ था ISS लगभग 800 से 1000 किलोमीटर के दायरे में थी, जिस वजह से उसका आकार बहुत छोटा हमें दिख रहा था। और उस टाइम पे जो सन का एल्टीट्यूड है वो भी बहुत कम रहता था, जिस वजह से ऐसा पॉसिबल उस टाइम पे होता ही नहीं कि मैं ISS को मैक्सिमम साइज में कैप्चर कर पाऊं। और आज के टाइम पे जैसे 22 अप्रैल 2025 को जो ट्रांजिट यहाँ पे हो रहा है 11:30 बजे, वो लगभग सन हमारे सर के ऊपर होगा, जो दूरी बहुत कम है, लगभग 450 किलोमीटर के आसपास है। और उस टाइम जब सन ट्रांजिट करेगा ISS तो वह अपने बड़े आकार में होगा, लगभग 62 तक होगा। तो ये बहुत बड़ा आकार है, उसके हम फीचर्स को देख पाएंगे, इवन ऐसा लगता है कि हम पैनल के गैप को भी हम देख पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने अब तक सोचा था कि ISS का जो मैक्सिमम साइज है वो 55 के आसपास है, लेकिन ये 66 तक भी जा सकता है। और 40 दिन के बाद भी वैसे मेरी लोकेशन से थोड़ा सा दूर ISS ट्रांजिट है जो 66 से भी ऊपर है, लेकिन उस टाइम पे मानसून सीजन आ जाता है और अगर बादल रहे तो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो ट्रांजिट है लगभग मेरे लोकेशन से 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में, वहां जाके मुझे कैप्चर करना ही करना है, नहीं तो फिर कब तक का इंतजार करना पड़े कुछ नहीं कह सकते। और ये मेरे लिए एडवेंचर भी होगा कि यार बाहर जाके कुछ कैप्चर करना। तो यही रीजन है इस सन ट्रांजिट को मुझे कैप्चर करना ही है, क्योंकि मेरे पास अब जोबो का कैमरा भी है, हाई क्वालिटी में मैं इसको कैप्चर कर पाऊंगा, और फिल्टर्स भी है हमारे पास। तो देखते हैं कैसा रहता है ये एडवेंचर। और आज है 22 अप्रैल। आज ट्रांजिट का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, मेरी लोकेशन पे नहीं, दूसरी लोकेशन पे, मेरी लोकेशन से लगभग 50 किलोमीटर दूर, यानी कि मुझे इस पूरे सेटअप को उठा के लेके जाना है 50 किलोमीटर दूर और वहां से इस ट्रांजिट को कैप्चर करना। तो ये एक एडवेंचर होगा मेरे लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी ऑन द गो कैप्चरिंग नहीं की है किसी भी तरह की। आज पड़ी तो वो भी सोलर वाली पड़ी, रात में नहीं पड़ी। तो चलिए देखें, पहले सोलर वाली को ही आज करते हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं जॉब पर भी नहीं गया हूँ, तो देखते हैं क्या हम इस टास्क को बखूबी निभा पाएंगे नहीं। 11:30 और कुछ पल पे जाके वो घटित होगा। मात्र 0.53 सेकंड का ही होने वाला है, यानी आधा सेकंड का ट्रांजिट होगा, और उस आधे सेकंड को ट्रांजिट कैप्चर करने के लिए 50 किलोमीटर चल के जाना है। तो यार देखते हैं क्या होता है।
और सूरज को देखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक सोलर फिल्टर। अब आपको तो पता ही है गर्मी का सीजन है और सन अपने पीक पे रहेगा तो गर्मी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर हम बिना सोलर फिल्टर के देखेंगे तो हमारी इक्विपमेंट और हमारी अगर आंख से हम देख लें तो सेकंड के 1000वें हिस्से में उसको डैमेज कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी सन को बिना सोलर फिल्टर के ना देखें, नहीं तो आप अंधे हो सकते हैं। और ऐसा ही मैंने एक सोलर फिल्टर मंगवाया, मतलब फिल्टर नहीं, एक फिल्म मंगाई, सोलर सीट मंगाई जो 1000 ऑक्स की थी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कहां से मंगाई, फालतू का किसी का प्रमोशन करना है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता है इसलिए। तो ये मेरे पास सीट आ चुकी थी, ये लगभग मुझे 800 के आसपास पड़ी, शिपिंग सारी चीजें लगा के। ये 3x3 की है और इससे ही हम देखेंगे सन को। सबसे पहले मैंने टेस्टिंग की 40 mm पे ही, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा था सन, और मेरे पास जो जोबो का कैमरा है उसका फील्ड ऑफ व्यू में इतना ही दिख रहा था। मेरा प्लान ये था कि मैं ट्रांजिट के सेंटर लाइन पे जाके ही कैप्चर करूं, अगर वो सूरज पे कहीं से भी गुजरे तो वो छोटे से छोटे फ्रेम में भी मुझे दिख जाए, कहीं से भी। अगर मेरे FOV में पूरा सन नहीं भी होगा, ऊपर से कटेगा नीचे से कटेगा, तब भी वो गुजर के 2-3 फ्रेम में दिख ही जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा ही होगा जो मेरी प्रेडिक्शन है, कैलकुलेशन है। तो शाम के समय मैंने जब चेक किया तो ये मुझे डिटेल मिल रही थी, 40 mm पे कुछ अच्छी डिटेल मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने जुगाड़ किया कि मैं इस पूरी सीट को यूज करूं तो कैसा रहेगा। मैंने DIY से, आपको तो पता ही है मैं DIY पे ज्यादा भरोसा करता हूं अपनी, तो मैंने वही किया, DIY से इस पूरी सीट को यूज करना चाहा और एक ग्लास के आकार का मैंने यहाँ पे दिया, मतलब एक ग्लास था उसका आकार बिल्कुल इसके अंदर फिट आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड से बनाया और उसको काट दिया। अब ये 40 mm से कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, यानी कि ये लाइट गैदर और ज्यादा कर सकता है, जिससे हम और अच्छी डिटेल देख पाएंगे। तो आज का ये जो ट्रांजिट कैप्चरिंग हमारा पार्ट है, ये एक टेस्टिंग फेज भी हो सकता है हमारे लिए, कई सारी कमियां हमारे साथ हो सकती हैं, वो अंत में पता हमें लगेंगी कि क्या क्या हम गलती करेंगे, उनको हम नेक्स्ट ट्रांजिट में सुधार सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिट का मतलब समझ रहे हो, मैं ISS पे और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप भविष्य के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो चीज मैं नया कैप्चर करूंगा उसको तो आपके सामने रखूंगा ही रखूंगा। तो 22 अप्रैल की मॉर्निंग में सारी टेस्टिंग मैंने कर ली, सारे चीजों को दोबारा से रीचेक कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली। और मैंने अपने सामान को ले जाने का सबसे बड़ा जोखिम उठाया स्कूटी पर, और मेरा भाई है साथ में, इसको ही मैं लेके जाऊंगा। अब आप कहेंगे इतना तामझाम कैसे लेके गया, मैंने उसको डिसअसेंबल करके लेग्स और माउंट को रखा आगे, और बाकी काउंटर वेट को मैंने डिग्गी में रखा, और बाकी सामान कैमरा, एक्सेसरी और सारी चीजें मैंने बैग में रखी, और OTA को कपड़े में लपेट के स्कूटी के बीच में रख दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जहाँ पे सेंटर लाइन मुझे मिलेगी वहां पे कहीं छांव होगी या नहीं होगी, या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे ही खेत में मुझे सेटअप लगाना होगा, ये बहुत बड़ी टेंशन थी। तो मैं निकल पड़ा अपने घर से। और ये कितना डिस्टेंस बता रहा है चलने के लिए, 48 किलोमीटर 0.94, यानी कि लगभग 50 से ज्यादा होगा, 10 किलोमीटर का वेरिएशन मान सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह इधर उधर से ये इसने सीधा सीधा उठाया होगा, लेकिन रास्तों के थ्रू जाएंगे तो अब लगभग ये 55 के आसपास पहुंचेगा, 55-60 के आसपास, तो बहुत है यार। और सेंटर लाइन मेरा यहाँ मिल रहा है मुझे। देखो अगर मैं चाहता हूँ तो कौन सा रूट मेरे लिए सुटेबल रहेगा। ये जोया है, यहाँ से मुझे ट्रेवल करना है, जोया पहुँचना है, जोया पहुँच के दिल्ली रोड से जाऊँगा, और यहाँ ये रास्ता इस तरह से गया हसनपुर गया, हसनपुर से सेंटर लाइन ये गुजर रही है, यहीं पे जाके हम टेलीस्कोप सेट करेंगे। लग के आ रहे तैयार हो चुके हैं अपने बच्चे को पकड़ के, बच्चा आते रहे दादी हंस रही है हमारी है, माता भी हंस रही है। ठीक है, तो ये पकड़ के बैठना है, तो मैं चले फिर। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:13, और लगभग 2.25 घंटे हमारे पास। 50 किलोमीटर दूरी तय करेंगे और पहुँचेंगे। मोबाइल तो रह गया, मोबाइल तो लेना भूल ही गया, लाओ मोबाइल हमारा। तो टाइम हो चुका है 9:10 लगभग, और अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ? शबनम और सलीम के गांव में। किस किस को याद है आप बताइए जरा। देखो शबनम और सलीम का जो केस हुआ था वो ठीक आज से लगभग
कितना बताऊं, मैं लगभग 12 साल का होऊंगा जब वो केस हुआ था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। देखो इधर भी ये कुछ आरा मशीन है जो लकड़ी का काम करते हैं, इसी तरह के कुछ काम करते थे। ये बावनखेड़ी पीछे रह गया, मैं आगे आके वीडियो बना रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने परिवार वालों के कत्ल कर दिए थे, समझ रहे हो, जब मैं 12 साल का। तो आज, और ये बात है सन 2008 की, और अप्रैल का ही दिन था, शायद 14-15 अप्रैल के आसपास की बात है। छोटा सा था उस टाइम, अखबार आते थे, न्यूज़पेपर आते थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो उस टाइम पे इस गांव में बावनखेड़ी में ये हत्याकांड हुआ था, जिसने अपने परिवार वालों को ही मार दिया था। क्या है ऐसा प्यार यार। तो भी दोस्तों जरा सोच के देखो, इस बावनखेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल की वो रात इस गांव में 7 लोगों की जान लेके चली गई। इन्हीं कहीं पे वो काम करता था और कुल्हाड़ी किसी तालाब में फेंकी थी, ऐसा सुना है मैंने। इधर लकड़ी का काम होता है। बावनखेड़ी इस गाँव का नाम है। रहा हूँ कि मैं सेंटर लाइन पे हूँ या नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं आ गया हूँ। तो अभी मैं सेंटर लाइन से आधा किलोमीटर दूर हूँ, यानी अगर मैं इसको जूम करता हूँ, अभी मुझे और थोड़ा सा आगे चलना है मुझे, लगभग 1 किलोमीटर मानो या आधा किलोमीटर। देखो यहाँ पहुँचना है मुझे। यहाँ अगर यहाँ का लगाएं हिसाब तो लगभग आ रहा है ये 2 किलोमीटर। तो जल्दी से भगाता हूँ मैं, 1.7 आ रहा है। इतनी दूर हूँ मैं अभी सेंटर लाइन से। चेक करता हूँ ऑटो डायरेक्शन में सेंटर लाइन पे आया कि नहीं। हाँ, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया सेंटर लाइन हो, थोड़ा सा मैं शायद आगे आ गया हूँ, लगभग 200 मीटर आगे आ गया, 100-150 मीटर आगे आ गया हूँ, 150 मीटर आगे हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये सेंटर लाइन आ रहा है, सेंटर लाइन निकल गया पीछे। तो यार वहाँ पे तो कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे कि मैं ठीक से देख पाऊँ। कुछ है क्या वहाँ पे? थोड़ा पीछे चलते हैं, चलो पीछे चलते हैं। तो हम सेंटर लाइन के पास आ चुके हैं और यहाँ हम रुके हैं छाँव में। सेंटर लाइन थोड़ा सा आगे है, लेकिन वहाँ पे धूप बहुत है। यहाँ पे मैं टेलीस्कोप सेट कर दूंगा यहाँ पे, और छाँव में अपनी स्कूटी कर लूँगा, तो मुझे आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैंने देखा एक भाई बैठे थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ मैं अपना सेटअप लगा लूँ या ना लगा लूँ, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया लगा दो, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और यहाँ पे उनके साथ में ये एक्सपीरियंस एक नया था, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, कैसे है। मैंने सारी चीज़ें समझाई उन्हें, दूर की चीज़ों को दिखाया, हर तरीके से जो भी मुझसे समझाया जा सकता था मैंने उनको समझाया, और उन्हें समझ में भी आ गया। तो दोस्तों मैंने अपना ये सेटअप यहाँ पे लगा दिया है, टेलीस्कोप, और यहाँ पे जो भी कैप्चर होगा वो हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग कर दी कैप्चरिंग, और यहाँ पे हमारे भाई मिले, इनके पास मैं रुका हुआ हूँ। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम आसिफ। मैंने अपने सेटअप को बहुत जल्दी से लगा दिया, ट्राइपॉड को लेवल किया, ऐसे ही मैंने नॉर्थ की तरफ को पॉइंट कर दिया अंदाजा लगा के कंपास के थ्रू, और मैंने टेलीस्कोप माउंट ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से सेटअप करके सारी चीज़ों को सेटअप कर लिया, क्योंकि बहुत नज़दीक आ रहा था ट्रांजिट टाइम। और जब तक मैंने ये पूरा सेटअप कर दिया था, फिर भी हमारे पास लगभग 30 मिनट बचे थे, मतलब आधा घंटा पहले हम यहाँ पे आ गए थे। ये यहाँ पे बैठे थे कुर्सी पे, और मैं यहाँ से जा रहा था, भाई से पूछा कि यहाँ रुक जाऊँ, यहाँ से कुछ कैप्चर करना, तो भाई ने 1 सेकंड में कह दिया आ जाओ, और खाट ला के डाल दी यहाँ पे। देखो इतना ज़्यादा हेल्प किया हमारे लिए। और ये भाई भी, अपना क्या नाम है भैया? दानिश रजा इनका नाम है। और आपका भाई? जाहिद इनका नाम है। तो आपने ये पहले देखा था कभी? नहीं। तो आज मैं पहली बार दिखा रहा हूँ आपको, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा भाई। ठीक है, यहाँ पे ये है, और सन ऊपर पीक पे आ चुका है, और इधर ये काम चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, कितना समय और लगता है इसे कैप्चर करने में। बस फिर थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे, भाई से बातें की बहुत सारी, और उसके बाद 5 मिनट पहले ही हम फिर से लग गए उसे ट्रैक करने। बहुत एक्साइटमेंट था। हम 50 से 100 मीटर के वेरिएशन में थे, तो मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऑफसेट होगा सेंटर से। तो अब धीरे धीरे दिल की धड़कनें बढ़ी, समय पास आ रहा था। 3 4 हो गया, चल। भाई साहब कैप्चर हो गई। हो गई। भाई से मुझे एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई दिखी से कैसे जाती थी? भाई बहुत तेज गई। इसको मैं कैप्चरिंग रोक देता हूँ, कैप्चरिंग रुक गई है। तो फाइनली जो मेरा टास्क था 50 किलोमीटर चल गया है, और ये कैप्चर हो चुका है। रिकॉर्डिंग हो रही है बंदे? चल रही है। तो भाई साहब सबसे बड़ा श्रेय जाता है इन भाई को। क्या नाम था आपका? आसिफ भाई का। यहाँ पे छाँव भी मुझे मिली, पानी भी मिला, और उधर हमारी आंटी भी थी, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी हमारी। यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता यार, इतनी बड़ी हेल्प हो जाती है बाहर जाके। बहुत खुश हूँ मैं आज यहाँ से।
तो दोस्तों जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें काम करी और फाइनली यहाँ पर हमने ISS ट्रांजिट को बड़े साइज में कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही थी। मतलब कैमरा इतना हीट हो रहा था, मैं छू तक नहीं पा रहा था। कैमरे का टेम्परेचर मैं मानता हूँ लगभग 60 डिग्री के आसपास होगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे शट डाउन भी हो सकता था, लेकिन फिर भी 30 FPS जहाँ पे वो दिखा रहा था, यहाँ पे हमें कुल 10 FPS का ही कैप्चरिंग मिल रहा था, बाकी सब ड्रॉप हो जा रहे थे, इतना ज़्यादा हीट था कैमरा। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो वो कैमरा के साथ में रिजल्ट आया है, अभी तक का हमारा अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट है। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने कैप्चर किया है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई है कि हमने शटर स्पीड को कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया और गेन को बढ़ा दिया, जिससे हुआ क्या, नॉइज जनरेट हुई। जो इमेज और शार्प आ सकती थी वो थोड़ा सा ब्लर हो गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 8 पैनल दिखाई दे रहे हैं, हकीकत में वो 8 पैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो पैनल का एक पेयर है। यानी कि टोटल इस पे पैनल जो लगे हैं वो 16 पैनल लगे हैं, जिसमें दो पैनल के बीच का जो ज्यादा वाला गैप है वो हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि ये वाला गैप आप देखो, ये साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, ज़वेज़दा मॉड्यूल देख पा रहे हैं, हारमनी मॉड्यूल देख पा रहे हैं, और यहाँ पे HRS को भी देख पा रहे हैं, यानी कि हीट रेजिस्टेंस सब सिस्टम, जिसे हम रेडिएटर के नाम से भी जानते हैं इसके। तो कितने सारे डिटेल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आगे कभी हम इसको नाइट टाइम में कैप्चर करेंगे तो हम इसके फीचर्स को सही से देख पाएंगे। अभी डार्कनेस में हमने कुछ इस तरह से देखा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये आपको मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये मैंने लगभग 60 किलोमीटर दूर जाके कैप्चर किया है। और आगे भी मैं इस तरह के इवेंट्स को जरूर कैप्चर करता रहूँगा, क्योंकि विंटर सीजन के मुकाबले समर सीजन में ही हमें मौका मिलता है ट्रांजिट के वक्त सबसे बड़ा साइज देखने को सन पर, क्योंकि वह 90 डिग्री पर होता है तो डिस्टेंस कम होती है। अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे किसी एक नई फोटो वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।